सोच के देखिए कि 2015 के साल में ऑस्ट्रेलिया जल रहा है, भारत में सूखा आया हुआ है, अमेरिका में बाढ़ के हालात हैं और पेरू में मछुआरों के जाल खाली हैं। एक ही साल में 4 अलग देश और अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं। क्या ये कोई कोइंसिडेंस था या इनके पीछे एक ही नाम था जिसको हम कहते हैं अल नीनो, और 2026 में वो वापस आ रहा है। दोस्तों नमस्ते, आज हम बात करेंगे उस फेनोमेना की जिसे साइंटिस्ट द डेविल्स चाइल्ड भी कहते हैं, जो पैसिफिक ओशियन में जन्म लेता है और पूरी दुनिया का मौसम बदल देता है, जो भारत में मानसून को तोड़ता है, अफ्रीका में सूखा लाता है, साउथ अफ्रीका में फ्लड्स भेजता है और ग्लोबली टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड तोड़ने पर मजबूर कर देता है। इसका नाम है एल नीनो। स्पेनिश में इसका मतलब है द लिटिल बॉय या क्रिस्ट चाइल्ड, लेकिन इसके इफेक्ट्स में कुछ भी लिटिल नहीं है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अल नीनो क्या है और कैसे बनता है, इसके कितने टाइप्स हैं, दुनिया के किन किन हिस्सों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और भारत पर इसका सीधा असर, और सबसे इम्पोर्टेंट अभी 2026 में NOAA और WMO क्या कर रहे हैं। तो बैठ जाइए क्योंकि आज की कहानी थोड़ी लंबी है। तो पहले हम समझते हैं कि नॉर्मली यानी अल नीनो के बिना पैसिफिक ओशियन में क्या होता है। पैसिफिक ओशियन पृथ्वी का सबसे बड़ा ओशियन है। इसमें एक कांस्टेंट विंड चलती है, ट्रेड विंड्स। ये विंड्स पश्चिम की तरफ चलती हैं, यानी साउथ अमेरिका से एशिया की तरफ। इन विंड्स की वजह से होता क्या है, गर्म पानी जो सर है वो पुश होकर इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है और साउथ अमेरिका के पास पेरू, इक्वाडोर के कोस्ट पर ठंडा पानी नीचे से ऊपर आता है और इसे कहते हैं अप वेलिंग। इस ठंडे पानी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे मछलियां मिलती हैं। पेरू और इक्वाडोर की इकोनॉमी इसी पर पूरे तरीके से टिकी हुई है। तो नॉर्मल सिनेरियो में वेस्टर्न पैसिफिक एशिया साइड में गर्म मौसम, ह्यूमिडिटी और बारिश होती है, और ईस्टर्न पैसिफिक यानी कि साउथ अमेरिका साइड में ठंडा मौसम, ड्राई वेदर और मछलियां पाई जाती हैं। यही है नॉर्मल ईयर। और अब आता है एल नीनो। कभी कभी किसी कारण से ये ट्रेड विंड्स कमज़ोर पड़ जाती हैं। साइंटिस्ट अभी भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं कि इसका आखिरकार ट्रिगर क्या है, लेकिन जब भी ये विंड्स कमज़ोर होती हैं एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसके पहले स्टेप में ट्रेड विंड्स कमज़ोर होना शुरू होती हैं और उसके बाद वेस्टर्न पैसिफिक का गर्म पानी वापस ईस्ट की तरफ आने लगता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में साउथ अमेरिका के कोस्ट पर अप वेलिंग बंद हो जाती है और ठंडा पानी ऊपर नहीं आता। स्टेप 3 में ईस्टर्न पैसिफिक गर्म हो जाता है और वो भी बहुत ही असामान्य रूप से। स्टेप 4 में जब ओशियन सरफेस गर्म होती हैं तो इसके ऊपर की हवा भी गर्म होती है। गर्म हवा ऊपर उठती है तो बारिश होती है और रेनफॉल के सारे पैटर्न शिफ्ट हो जाते हैं, और यही शिफ्ट पूरी दुनिया में रिपल इफेक्ट बनाती है। साइंटिस्ट इस पूरे सिस्टम को मापते हैं नीनो 3.4 रीजन में। ये इक्वेटोरियल पैसिफिक का एक स्पेसिफिक जोन है। अगर इस जोन में सी सरफेस टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म हो जाए 5 लगातार मंथ्स तक, तो ऑफिशियली डिक्लेयर होता है एल नीनो इज अराइव्ड। 0.5 डिग्री से 0.9 डिग्री के वेरिएशन में वीक एल नीनो काउंट होता है। 1 डिग्री सेल्सियस से 1.4 डिग्री सेल्सियस में मॉडरेट एल नीनो काउंट होता है। 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 1.9 डिग्री सेल्सियस में स्ट्रॉन्ग एल नीनो काउंट होता है, और यदि ये 2.0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो उसको सुपर एल नीनो बुलाया जाता है। एल नीनो सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। साइंटिस्ट ने इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार आइडेंटिफाई किए हैं। सबसे पहला है ईस्टर्न पैसिफिक एल नीनो। इसको हम EP एल नीनो भी कहते हैं। ये क्लासिक एल नीनो है। गर्माहट ईस्टर्न पैसिफिक में पेरू और इक्वाडोर के कोस्ट के पास होती है। 1982 से 83, 1997-98 और 2015 से 16 वाले ये सब ईस्टर्न पैसिफिक के एल नीनो थे। इनका ग्लोबल इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सुपर एल नीनो कैटेगरी में आते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं सेंट्रल पैसिफिक एल नीनो।
इसको हम मोडोकी भी एक नाम होता है उससे भी जानते हैं। मोडोकी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग सिमिलर बट डिफरेंट काउंट होता है। गर्माहट सेंट्रल पैसिफिक में होती है, कुछ बीच वाले हिस्से में, और इसका इम्पैक्ट थोड़ा अलग होता है। इंडिया पर इसका असर पहले वाले एल नीनो से कम प्रेडिक्टेबल होता है। 2002 से 3, 2004-5 और 2009-10 सेंट्रल पैसिफिक एल नीनो के ही उदाहरण हैं। और कुछ इवेंट्स दोनों का मिक्स होते हैं जो प्रेडिक्शन को और मुश्किल बनाते हैं। इनको हम कॉम्बिनेशन इवेंट भी कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से असली स्टोरी की शुरुआत होती है। एल नीनो कोई लोकल इवेंट नहीं है, ये टेली कनेक्शंस के थ्रू पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है। टेली कनेक्शंस यानी एक जगह का एटमॉस्फेरिक चेंज हजारों किलोमीटर दूर मौसम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। चलिए इसको हम कंटिनेंट बाय कंटिनेंट देखते हैं। सबसे पहले इंडिया, जिसका मानसून किलर भी हम कह सकते हैं। भारत के लिए एल नीनो का सीधा मतलब है कि हमारे यहाँ पे मानसून कमज़ोर होगा। इंडिया को हर साल जून से सितंबर तक मानसून का पीरियड मिलता है और इस मानसून पर डिपेंड करता है देश की 50% एग्रीकल्चर्स नीड, 70 करोड़ से ज़्यादा किसान, रिजर्वोयर्स और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो एल नीनो के दौरान इंडियन ओशियन डाइपोल आईओडी और अरेबियन सी टेम्परेचर बदल जाते हैं और इससे मानसून ट्रफ कमज़ोर हो जाता है। तो इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं कि रेनफॉल 10 से 20% तक कम हो जाती है। खासकर सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ड्राफ्ट के चांसेस भी बन जाते हैं। खरीफ की फसलें शुगर केन, चावल और कॉटन तबाह हो जाते हैं और फूड इन्फ्लेशन स्पाइक हो जाती है। इसके हिस्टोरिकल प्रूफ 1987 में एल नीनो में इंडिया में बहुत ही सीवियर ड्राफ्ट आया था और 2002 के एल नीनो में नॉर्मल मॉनसून का सिर्फ 80% रेनफॉल ही हुआ था। 2009 में मॉनसून में 23% की कमी थी, जो कि बहुत सारी दशकों में सबसे खराब माना गया था। और 2015 में रेनफॉल 14% बिलो नॉर्मल रेनफॉल थी। लेकिन ध्यान दो, हर एल नीनो में इंडिया में ड्रॉप नहीं होता। अगर पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल आईओडी साथ हो तो यह एल नीनो के इफेक्ट को पार्शियली न्यूट्रलाइज कर सकता है। यही कॉम्प्लेक्सिटी है इस सिस्टम की। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के लिए एल नीनो सीधा सीधा एक ड्राफ्ट का कारण है। ईस्टर्न और साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल बहुत ही कम हो जाती है। 2019-20 का ब्लैक समर, जब लाखों हेक्टेयर जंगल जल गए थे, उस फायर सीजन को एल नीनो कंडीशंस ने और भड़का दिया था। फार्मर्स रोते हैं, रिवर्स सूख जाती हैं और वाइल्ड फायर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब आता है साउथ अमेरिका। यहाँ सिचुएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ही कंटिनेंट पर अपोजिट इफेक्ट्स। पेरू और एक्वाडोर में बाढ़ आ जाती है और बहुत भारी बारिश होती है। 1998 में एल नीनो के दौरान पेरू में इतनी बाढ़ आई थी कि पूरे के पूरे गांव बह गए थे। अब ब्राज़ील भी उसी कंटिनेंट का हिस्सा है, लेकिन यहाँ सूखा पड़ता है। अमेज़न बेसिन तक प्रभावित हो जाता है और चिली में कभी बारिश बढ़ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। और अब हम आते हैं अफ्रीका पे। ईस्ट अफ्रीका यानी कि इथोपिया, सोमालिया और केनिया। एल नीनो के दौरान यहाँ पे बारिश बढ़ जाती है और बाढ़ आने लगती है। जो पहले से कॉन्फ्लिक्ट रिडन रीजन्स हैं, वहाँ फ्लड्स और डिजीज आउटब्रेक जानलेवा हो जाते हैं। साउदर्न अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मोजाम्बिक, यहाँ पे सूखा पड़ता है। 2015 से 16 के एल नीनो में साउथ अफ्रीका में इतना ड्राफ्ट आया था कि 40 मिलियन लोगों को फूड एड की ज़रूरत पड़ी थी। और उसके बाद आता है यूएसए। यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स एल नीनो में यहाँ पे गर्म और ड्राई वेदर आता है और स्नोफॉल कम हो जाता है, जिससे समर में पानी की कमी भी हो जाती है। और जो इसके साउदर्न स्टेट हैं, जो कि गल्फ कोस्ट, कैलिफोर्निया और साउथ ईस्ट में होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। फ्लडिंग का रिस्क भी होता है। कैलिफोर्निया अक्सर इस इंक्रीज रेनफॉल से बेनिफिट भी करता है और वहाँ पे ड्राफ्ट बहुत कम होता है। अब आता है साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम में रेनफॉल कम होती है। इंडोनेशिया में पिट फायर्स भड़कती हैं, जो न सिर्फ क्लाइमेट बल्कि रीजनल एयर क्वालिटी को भी तबाह कर देती हैं। 2015-16 में इंडोनेशिया के फायर से इतना स्मोक उठा था कि मलेशिया और सिंगापुर में स्कूल और ऑफिसेज बंद करने पड़े थे। आर्कटिक और ग्लोबल टेम्परेचर पर इसका क्या फ़र्क पड़ता है? एल नीनो एक ग्लोबल हीट पंप की तरह काम करता है। पैसिफिक ओशन में जो हीट स्टोर रहती है, एल नीनो उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, आप ये कह सकते हैं। और इसका रिजल्ट होता है कि जिस साल एल नीनो पीक पे होता है, वो साल अक्सर रिकॉर्डली हॉट होता है।
1998 में उस समय का हॉटेस्ट ईयर था। 2015-16 सुपर एल नीनो के बाद एक नया रिकॉर्ड बना और 2024 में अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि उस साल भी एक एल नीनो आया था। एल नीनो और ला नीना ये दोनों एक ही सिस्टम के दो फेज हैं। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं एनसो, ENSO। फुल फॉर्म होता है एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन। एल नीनो पैसिफिक का ईस्टर्न पार्ट गर्म होता है, ट्रेड विंड्स कमज़ोर हो जाती हैं, और ला नीना में पैसिफिक का ईस्टर्न पार्ट ठंडा हो जाता है और ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। ला नीना में इंडिया में एक्स्ट्रा रेनफॉल होती है। 2020, 21, 22 बैक टू बैक ला नीना ईयर्स थे। 2025 तक हम ला नीना में ही थे। और ENSO न्यूट्रल में ना कि गर्म होता है ना ठंडा, नॉर्मल कंडीशंस रहती हैं। ये एक साइकिल है जो रफली 3 से 7 साल में रिपीट होता रहता है, लेकिन ये एग्जैक्टली प्रेडिक्टेबल नहीं है। हर साइकिल एक यूनिक साइकिल होता है। दोस्तों, यहाँ एक और बड़ी बात मैं करना चाहता हूँ कि एल नीनो नेचुरली होता आया है हज़ारों सालों से, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने एक नई डायमेंशन ऐड कर दी है। WMO ने क्लियरली कहा है कि क्लाइमेट चेंज एल नीनो की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाता, लेकिन उसके इम्पैक्ट्स को एम्पलीफाई ज़रूर करता है। क्यों? क्योंकि जब भी एल नीनो आता है वो पहले से ही गर्म ओशियन और एटमॉस्फेयर में आता है। पहले जो एल नीनो 1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग देता था, अब वही 1.5 डिग्री सेल्सियस दे सकता है। पहले जो ड्रॉप सिर्फ 2 साल चलती थी, अब 3 साल चल सकती है। 2015-16 में सुपर एल नीनो के दौरान ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर पहली बार 1 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स को क्रॉस कर गया था। और 2023-24 में एल नीनो 2024 ऑफिशियली बना था पृथ्वी का सबसे गर्म साल, जो कि अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया था, जो कि पेरिस एग्रीमेंट की लिमिट में दिखाया गया। अब सोचो कि अगर 2026 में सुपर एल नीनो आया तो क्या होगा। दोस्तों, अब इस साल के प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं। 9 अप्रैल 2026 को NOAA ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट की थी कि फाइनली ला नीना एडवाइजरी इश्यूड, एल नीनो वॉच इज नाउ इन इफेक्ट। और इसका क्या मतलब है? ENSO न्यूट्रल कंडीशन पैसिफिक नॉर्मल है। मई से जुलाई 2026 में एल नीनो अमर्ज होने की 61% प्रोबेबिलिटी है, और इसके बाद मॉडल्स कहते हैं कि 2026 के अंत तक बना रहेगा। WMO के चीफ क्लाइमेट प्रेडिक्शन ऑफिसर विल्सन मोफुमा ओकिया ने कहा था, क्लाइमेट मॉडल्स आर नाउ स्ट्रांगली अलाइंड। देयर इज अ हाई कॉन्सेप्ट इन द ऑनसेट ऑफ एल नीनो फॉलोड बाय फर्दर इंटेंसिफिकेशन। अब सबसे शॉकिंग पार्ट, कार्बन ब्रीफ के लेटेस्ट एनालिसिस के अनुसार सितंबर 2026 तक नीनो 3.4 रीजन में 2.2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग का मीडियन एस्टिमेट है। 2.2 डिग्री सेल्सियस का मतलब है सुपर एल नीनो टेरिटरी। यूरो न्यूज की अप्रैल 25, 2026 की रिपोर्ट कहती है 2026 वर्चुअली सर्टेन होगा वन ऑफ द 4 वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। और अगर यह सुपर एल नीनो बना तो 2027 का हॉटेस्ट ईयर एवर बनने का भी रिस्क है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई का एक नया स्टडी आया था जो एल नीनो को 15 महीने पहले प्रेडिक्ट कर सकता है, और वो भी स्ट्रॉन्ग एल नीनो की कंफर्मेशन दे रहा है। भारत के लिए इसका क्या मतलब? अगर एल नीनो मई से जुलाई में आता है तो 2026 के मानसून सीजन तक एक्टिव रहता है, तो जून से सितंबर का मानसून वीक हो सकता है, खरीफ क्रॉप्स पर प्रेशर बन सकता है, वाटर रिजर्वोयर्स लो रह सकते हैं और फूड प्राइसेस राइज कर सकते हैं। IMD की नज़र भी इस पर है, लेकिन अभी ऑफिशियल इंडियन मानसून फोरकास्ट में यह कहा गया है कि एल नीनो वॉच पे है, कंफर्म नहीं हुआ है। स्प्रिंग प्रेडिक्टेबली बैरियर यानी मार्च में प्रेडिक्शन लेस रिलायबल होती हैं। यही चैलेंज है कि अगले 2 से 3 महीने हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल। अब जल्दी से कुछ हिस्ट्री के मोस्ट सिग्निफिकेंट एल नीनो इवेंट्स पर नजर डाल लेते हैं। साल 1972 से 73 इंटेंसिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। सबसे मेजर इम्पैक्ट हुआ था पेरू के फिशरीज पे और सहेल में ड्राफ्ट आ गया था। उसके बाद आता है 1982 से 83 जिसकी इंटेंसिटी सुपर में थी। 2000 प्लस डेथ्स हुई थी और $13 बिलियन का डैमेज हुआ था। 1907 से 98 में सुपर कैटेगरी, और ये 20वीं शताब्दी का सबसे वर्स्ट एल नीनो था जिसमें 23,000 मौतें हुई थी। 2002 से 3 में मॉडरेट था, इंडिया में ड्राफ्ट आया था और ऑस्ट्रेलिया में भी ड्राई रहा था। 2009 से 10 में मॉडरेट, इंडिया वर्स्ट ड्राफ्ट इन डिकेड्स, और 2015 से 16 में फिर से इंटेंसिटी सुपर थी। 60 मिलियन पीपल अफेक्टेड ग्लोबली। 2023 से 24 में फिर से स्ट्रॉन्ग, और 2024 वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर एवर बन गया था। और अब की बार 2026 में पॉसिबल है कि सुपर ही होगा, और प्रेडिक्शंस अभी एक्टिव हैं। 1997 से 98 का एल नीनो अब भी बेंचमार्क माना जाता है। उस साल पैसिफिक सरफेस टेम्परेचर सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गए थे। दुनिया भर में 23,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और $45 बिलियन से ज्यादा का इकोनॉमिक डैमेज हुआ था।
एल नीनो प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है। साइंटिस्ट यूज करते हैं ओशियन बॉयज। पैसिफिक में हजारों सेंसर जो रियल टाइम टेम्परेचर मेजर करते रहते हैं, सैटेलाइट्स जो कि सी सरफेस हाइट और टेम्परेचर मेजर करते हैं, क्लाइमेट मॉडल्स NOAA, ECMWF, BOM, GMA सब अलग अलग मॉडल चलाते हैं। केल्विन वेव्स अंडर वाटर हीट वेव जो कि ईस्ट की तरफ ट्रैवल करती हैं एल नीनो का प्रीकर्सर बनके। टाओ और ट्रिटॉन एरे 70 बॉयज का नेटवर्क जो कि पैसिफिक में डिप्लॉयड है, यही रियल टाइम डेटा भेजता है। और अब इस साल नीनो 1+2 रीजन में +1.8 डिग्री सेल्सियस एनोमली डिटेक्ट हो चुकी है और यही सिग्नल बता रहा है कि रैपिड इवोल्यूशन हो रहा है। दोस्तों, एल नीनो कोई मॉन्स्टर नहीं है, यह एक नेचुरल क्लाइमेट फेनोमिना है जो पहले भी होता था, अब भी होता है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन हम जो गलती कर रहे हैं वो ये है कि हम इसे आइसोलेटेड देखते हैं। एल नीनो और क्लाइमेट चेंज बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है। हमने जो ग्रीन हाउस गैसेज छोड़ी हैं उन्होंने बेसलाइन टेम्परेचर रेज कर दिया है। अब हर एल नीनो पहले से ज्यादा गर्म बेसलाइन पर आता है। इसलिए 2026 का एल नीनो सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये फूड सिक्योरिटी की बात है, ये वाटर क्राइसिस की बात है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात है। भारत के लिए स्पेसिफिकली सरकारों को ड्राफ्ट कंटीजेंसी प्लान एक्टिव करने चाहिए, फार्मर्स को डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स की तरफ मूव करना चाहिए और वाटर कंजर्वेशन आज की जरूरत है, कल की नहीं। और हम सबको पानी बचाना होगा, कार्बन फुटप्रिंट पर काम करना होगा और इन्फॉर्म्ड रहना होगा, क्योंकि जब भी पैसिफिक ओशन में कुछ बदलता है तो वो दिल्ली की गर्मी में भी दिखता है और वो यूपी के किसान के खेत में भी दिखता है, वो आपकी थाली के दाम में भी दिखता है। एल नीनो दूर है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। कमेंट में बताइए कि क्या आपने एल नीनो के असर को खुद महसूस किया है। मैं हूं आपका दोस्त लकी और ये था एक डीप डाइव एल नीनो के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।